हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका मतलब क्या होता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल मानव जाति जो है अपने फायदे के लिए कैसे करती है। ठीक है, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसको ही जो है हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो डिटेल में इसको आज हम लोग देखने वाले हैं और ये लेक्चर जो है वन शॉट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना चैप्टर। ठीक है, देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मानव जाति के कल्याण के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे घरों में बेसिक मतलब जो हम लोग जो है बहुत जमाने से अपने घरों में जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए आए हैं, सबसे पहले उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब हमारे घरों में जो है इनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आ रहा है भाई, सबसे पहले आ रहा है कि दही बनाने के लिए। ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे कि बेसिक सबसे बेसिक जो है हम लोग घरों में दही बनाने के लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब वो हमको पता नहीं होता है कि उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन सा नहीं है, ये हमारे घरों में लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग डेली बेसिस पर उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं लैब बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है नॉर्मल मिल्क जो हमारा होता है उसको हम लोग थोड़ा सा गर्म करते हैं। ठीक है, मिल्क को थोड़ा सा गर्म करते हैं और फिर उसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को डाल देते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को मिल्क के अंदर डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है कर्ड में। कर्ड मतलब दही में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐसा कुछ तो करता होगा जिसकी वजह से क्या होता है, वो मिल्क जो है वो दही में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है या फिर कर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। वो क्या करता है, देखिए जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो एक एसिड रिलीज करता है। क्या करता है, वो एक एसिड रिलीज करता है जो क्या करेगा, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है ना उसको क्या करता है, कोआगुलेट कर देता है, जमा देता है और पार्सली डाइजेस्ट कर देता है। मिल्क प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट, मतलब पार्सली बोले तो आधा, मतलब कह सकते हैं एकदम 100% डाइजेस्ट नहीं करेगा लेकिन नियर अबाउट जो है डाइजेस्ट कर देता है। उसको बोलते हैं पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो मिल्क के प्रोटीन को पार्शियल डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है उसके अंदर कुछ एसिड रिलीज करता है। ठीक है, कौन सा एसिड रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड रिलीज करके वो मिल्क को क्या कर देगा, मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करके उसको थोड़ा सा जमा देगा। ठीक है, जमा देगा जिसकी वजह से मिल्क क्या हो जाता है, दही में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये विटामिन बी 12 को जो है ये हमारे कर्ड के अंदर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, विटामिन बी 12 को हमारे कर्ड के अंदर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, यहाँ पर देखिए लैब बैक्टीरिया शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने लिखा हुआ था, उसका फुल फॉर्म क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ये प्रोबायोटिक इन नेचर होता है। प्रोबायोटिक इन नेचर होने का मतलब क्या होता है, यूजफुल बैक्टीरिया, मतलब बोले तो कह सकते हैं आप इसको कि लाइफ को सपोर्ट करने वाला बैक्टीरिया होता है। ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, बहुत ही यूजफुल होता है। ये बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने का काम भी करता है। ठीक है, मतलब वैसे देखा जाए तो सभी के लिए तो फायदेमंद नहीं, लेकिन हमारे लिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए फायदेमंद होता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक होता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए प्रोबायोटिक होता है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये हमारे स्टमक में जब हम इसको खाते हैं दही को, तो हमारे स्टमक में जाता है और बहुत सारे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है कुछ डिजीज कॉज कर सकते हैं। उन बैक्टीरियाज को क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। डाइजेशन रिलेटेड डिजीज कॉज कर सकते हैं तो उन बैक्टीरियाज को क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करने से रोकता है। चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चेक मतलब होता है रोकना। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में आता है एक लैक्टोबैसिलस आता है भाई, सबसे पहला तो लैक्टोबैसिलस आता है, दूसरा आता है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये दो बैक्टीरियाज होते हैं जो लैब की कैटेगरी में आते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये तो हो गया हमारा पहला जो कि
हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, दूसरा है योगर्ट। दूसरा क्या है, योगर्ट। ये भी एक टाइप का दही ही है। योगर्ट भी क्या होता है, एक टाइप का दही ही होता है, लेकिन ये कह सकते हैं थोड़ा सा मीठा दही होता है, थोड़ा सा हाईली प्रोटीनिशियस दही होता है। इसको ज़्यादा केयरिंग के साथ बनाया जाता है। इसमें जो है जो मिल्क प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन भी कम हुआ रहता है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है कंपेरिजन टू नॉर्मल कर्ड के। ठीक है, इसमें भी सेम बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी सेम बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस नाम के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नाम के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। वही सेम बैक्टीरिया है, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। बस इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, इसका जो कह सकते हैं ये योगर्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है कंपेरिजन टू कर्ड। कर्ड में क्या करते हैं, हमने डाल के रख दिया, 10-12 घंटे में वो दही जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टाइम में ही इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा केयर करके बनाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं योगर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रेड। ब्रेड भी जो है हम लोग घरों में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्रेड में क्या करते हैं, जो डो होता है, आटा जब हम लोग गूंथ लेते हैं, हाँ पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसको ही डो बोला जाता है। जब आटा गूंथ लिया जाता है उसको डो बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट मिला देते हैं। ठीक है, ईस्ट होता है, ईस्ट क्या होता है, एक मतलब कह सकते हैं कि फंगी की कैटेगरी का जो है एक मेंबर होता है और एक यूनिसेलुलर मेंबर होता है। ठीक है, तो ईस्ट को मिला देते हैं और ये क्या करता है, डो को जो है फुला देता है। ठीक है, डो को फुला देता है, मतलब डो के अंदर जो है कह सकते हैं उसके अंदर जो भी ग्लूकोज वगैरह होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से वो डो जो होता है वो फूल जाता है। ठीक है, तो जिससे हम लोग जो है ब्रेड बना लेते हैं। ठीक है, तो ईस्ट कौन सा ईस्ट होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई नाम का ईस्ट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट जो है उसका नाम बता रहा है, साइंटिफिक नेम बता रहा है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई नाम का ईस्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है और इसी को जो हम लोग कॉमनली बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेकर ईस्ट का नाम क्या होता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई नाम का जो है ईस्ट होता है जिसको हम लोग बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ब्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चीज़। चीज़ बनाने के लिए भी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है घरों में। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है दो टाइप की चीज़ दिखाई गई है, दो टाइप की चीज़ दिखाई गई है। तो है आपका स्विस चीज़, क्या है, एक स्विस चीज़ है और दूसरा है रॉकफोर्ड चीज़। क्या है, रॉकफोर्ड चीज़। दो टाइप की चीज़ दिखाई गई है और ये दोनों टाइप की चीज़ जो होती है ये अलग अलग कह सकते हैं, अलग अलग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। पहला है जो स्विस चीज़ होता है, ये बैक्टीरिया से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, बैक्टीरिया से बनाया जाता है। यहाँ पर बैक्टीरिया कौन सा हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो है स्विस चीज़ बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, स्विस चीज़ है। इसके अंदर देखिए ऐसे बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्विस चीज़। ठीक है, अब दूसरा होता है जो हमारा रॉकफोर्ड चीज़ होता है, इसमें फंगी का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्पेशल फंगी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कौन सी फंगी इस्तेमाल की जाती है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम के फंगी का इस्तेमाल किया जाता है रॉकफोर्ड चीज़ बनाने के लिए। ये थोड़ा सा ऐसा रॉटेन जैसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये इसी टाइप का चीज़ ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डोसा और इडली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डोसा और इडली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें क्या किया जाता है, जैसे डोसा और इडली के लिए जो है जो हम लोग डो तैयार करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आटा लगाया जाता है उसके अंदर ही क्या कर दिया जाता है, मतलब जो इसका कह सकते हैं बैटर तैयार किया जाता है, जो बेस तैयार किया जाता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग कुछ बैक्टीरियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरियम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया हो गया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या होता है, इसमें फर्मेंटेशन होता है और इससे क्या होता है, ये हमारी डिश बन करके तैयार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डोसा और इडली का क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया है, ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया जो है यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो डोसा हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं टॉडी। ठीक है, क्या है ये, टॉडी है। टॉडी जो है कह सकते हैं ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है। क्या होता है, ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जो हमारे साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है या ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा पाम ट्री होता है, ताड़ का पेड़ होता है, उसके स्टेम से, ताड़ का पेड़ हो गया, नारियल का पेड़ हो गया, इन सब के पेड़ के स्टेम से जो एकदम टॉप का पेड़, मतलब ऐसा समझ लो कि ये नारियल का पेड़ होगा या ताड़ का पेड़ होगा, ऐसे समझ लो ये पेड़ होगा। तब ये क्या होता है, जो यंग स्टेम होता है
ऊपर का जो यंग स्टेम होता है उसमें जो है ऐसे कटिंग लगा करके, उसमें ऐसे कटिंग लगा करके उससे जो है उसका मतलब कह सकते हैं जो यंग स्टेम होता है उसके स्टेम के रस को निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे उसको कट करके रख दिया जाता है, धीरे 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 उसका रस टपकता रहता है। तो उसको कलेक्ट करके जो है उससे एक ड्रिंक बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉडी। क्या बोलते हैं? टॉडी बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसा ड्रिंक होता है? ये एक फर्मेंटेड ड्रिंक होता है। कैसा होता है? फर्मेंटेड, मतलब इसका भी फर्मेंटेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का इस्तेमाल करके किया जाता है। वही ईस्ट है हमारा यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई जो ईस्ट था, वही ईस्ट यहाँ पर ड्रिंक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सैप ऑफ पाम ट्री, ठीक है, जो पाम ट्री होता है, ताड़ का पेड़ होता है, उसके रस को निकाल करके, ठीक है, उसके यंग स्टेम को कट करके ऐसा हल्का सा कट किया जाता है। ऐसा नहीं पूरा स्टेम को कट कर दिया गया, तो पूरा स्टेम कट कर देंगे तो पेड़ ही सूख जाएगा, तो फिर आगे रस नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इसकी वजह से उसके स्टेम को थोड़ा सा कट करते हैं, फिर उससे रस निकाल करके जो है उसके रस को ही जो है फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, दैट इज कॉल्ड सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके टॉडी ड्रिंक को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन, फिशेज एंड बॉम्बू शूट। तो देखो यहाँ पर सोयाबीन को और फिश को और बाम्बू शूट को भी जो है फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो सोयाबीन है, ये भी क्या होता है? हार्ड, इसका सीड कैसा होता है? हार्ड होता है। फिश हो गए, मान लो बहुत सारी फिशेस को भी जो फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, और कुछ बाम्बू शूट है, मतलब जो यंग बाम्बू शूट होता है वो सॉफ्ट होता है लेकिन इतना भी सॉफ्ट नहीं होता है, तो उसको फर्मेंट किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई की हेल्प से, जिससे क्या हो जाता है? उसका अलग कह सकते हैं एक अलग फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर, और वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है। फिर उसका सब्जी बना करके लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको भी फर्मेंट करने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने ये मतलब 7 ऐसे प्रोडक्ट्स देखे जिनका इस्तेमाल जो है हम लोग घरों में बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो जाते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो जाते हैं, जिसमें जो है हम लोग अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर प्रोडक्शन या फिर फॉर देयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अभी तो हम लोग जो है क्या देख रहे थे? हाउस होल्ड प्रोडक्ट में देख रहे थे। अब हम लोग जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखने वाले हैं कि इंडस्ट्रीज में भी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग टाइप ऑफ कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है इन द इंडस्ट्रीज, या फिर कह सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा फर्मेंटेड बीवरेजेस। बीवरेजेस मतलब यहाँ पर क्या है? बीवरेजेस मतलब होता है ड्रिंक। बीवरेजेस मतलब क्या होता है? ड्रिंक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक। यहाँ पर जो है अल्कोहलिक ड्रिंक हो गया, अलग अलग टाइप ऑफ ड्रिंक को बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, और इन ड्रिंक को क्या बोला जाता है? बीवरेजेस बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग भाई कैसे बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर जो है ये माल्टेड, अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है, ये माल्टेड लिखा हुआ, माल्टेड सीरियल और द फ्रूट जूस। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है हम लोग सीरियल को जो है क्या कर लिए हैं? पानी में भिगो करके लंबे समय तक उसको रख दिए हैं, या फिर फ्रूट जूस को रख दिया है हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक, उसको बोला जाता है माल्टेड सीरियल्स या फिर माल्टेड फ्रूट जूस। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? ब्रीवर सीस्ट डालते हैं। देखो अभी तक यही सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई था जिसको हम लोग बेकर सीस्ट बोलते थे, वहाँ पर ब्रेड बेक करने के लिए फिर अलग अलग चीज़ें बेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो वहाँ पर बेकर सीस्ट बोलते थे। लेकिन यहाँ पर ड्रिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से इसको ब्रीवर सीस्ट बोला जाता है। ठीक है, तब इसमें क्या करते हैं? माल्टेड सीरियल्स या फिर फ्रूट जूस में क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई को डाल दिया जाता है। ठीक है, डाल करके रख दिया जाता है एक लंबे समय तक के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका क्या होता है? फर्मेंटेशन हो जाता है, वो सीरियल्स का, वो फ्रूट जूस का क्या होता है? फर्मेंटेशन हो जाता है, जिससे 2 चीज़ें बन करके मिलती हैं हमको। एक तो मिलता है इथेनॉल, और दूसरा उसमें से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ये निकाल दिया जाता है। ठीक है, रिलीज हो जाता है, और फिर क्या होता है? लेकिन यहाँ पर इथेनॉल जो होता है वो बचा रहता है। इथेनॉल क्या है? यही जो है हमारा कह सकते हैं अल्कोहल। यही क्या है? यही अल्कोहल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जो है एज अ ड्रिंक के रूप में आगे चल करके इस्तेमाल करने वाले होते हैं। ठीक है, अब उस इथेनॉल को क्या करते हैं? उस इथेनॉल को एज अ रॉ इथेनॉल भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रिंक, अलग अलग ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसी इथेनॉल को जो है उसी इथेनॉल का डिस्टिलेशन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं साधारण भाषा में, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो
ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है। इसमें जो है मान लो ये इथेनॉल रखा गया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, गर्म करेंगे। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर से जो वाटर कंटेंट होगा, ठीक है, वाटर कंटेंट जो होगा वो इवापोरेट होकर के उड़ जाएगा और सिर्फ इथेनॉल का कंटेंट ही जो है इसके अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो इसी को प्रॉपर सिंपल से कह सकते हैं, मतलब इसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन। मतलब वाटर कंटेंट उड़ जाएगा और उसके बाद अल्कोहल ही जो है उसके अंदर ज़्यादा कंसनट्रेटेड अमाउंट में बचा रह जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, इथेनॉल के अंदर से जो भी पानी का कंसंट्रेशन था उसको हम लोगों ने इवापोरेट करवा दिया, तो बताइए उसमें इथेनॉल और कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, और ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो ही जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, अगर इथेनॉल को हम लोग डिस्टिलेशन करवा देते हैं तो उसके अंदर अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर डिस्टिलेशन करवा करके जो है अगर कोई ड्रिंक को बनाया जाता है तो उसको, उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर ब्रांडी या फिर रम या फिर विस्की, ठीक है, ब्रांडी रम विस्की टाइप ऑफ जो है ड्रिंक जो बनाई जाती है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाई जाती हैं और उनके अंदर जो है जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है वो लगभग 40 to 60% होता है। कितना होता है? 40 to 60% जो है इसके अंदर अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है, मतलब ज़्यादा हाईली अल्कोहलिक होते हैं वो लोग, ठीक है। या फिर हमने आपको बताया कि कुछ एज सच ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, डायरेक्ट जो सिंपल यहाँ पर फर्मेंटेशन से बना हुआ था उसी को इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसमें जो है कोई डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बियर या फिर वाइन, बियर या फिर वाइन, ठीक है। इसमें जो है कोई फर्मेंटेशन नहीं किया गया है और बियर में कंसंट्रेशन होता है अल्कोहल का 3 to 6%, 3 to 6% जो है बियर में अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होता है और वहीं पर वाइन में जो होता है 14% अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, सिर्फ 14% अल्कोहल का कंसंट्रेशन उसमें होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक सिंपल ड्रिंक बनाने का, जिसमें जो है हम लोग ये भी जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ जो है कुछ इंडस्ट्रीज में जो है एंटीबायोटिक्स भी बनाया जाता है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई अब एक जन अपने लिए तो एंटीबायोटिक बना करके घर में रखेगा नहीं कि ठीक है भाई मैं अपने लिए एंटीबायोटिक बना लेता हूँ और किसी को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करेगा वो, सबके लिए, मतलब वो क्या करेगा भाई, उसको मार्केट लेवल पर बनाएगा ताकि बेच करके वो क्या कर सके, पैसे भी कमा सके, ठीक है। इसी वजह से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया जाता है इन मतलब इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज में जो है एकदम बहुत सारे अमाउंट में जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक, ताकि इसको बेच करके पैसा कमाया जा सके लोगों को। अब एंटीबायोटिक्स होता क्या है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का मतलब ही अगर समझे तो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट द लाइफ, ठीक है, मतलब जो जीवन के खिलाफ ही हो। अब आप लोग सोचेंगे सर ये अगेंस्ट द लाइफ है तो फिर हम लोग इसका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? तो भाई आपके लिए अगेंस्ट द लाइफ नहीं है, लेकिन ये कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है ये अगेंस्ट द लाइफ होता है, उनके कॉन्टेक्स्ट में जो है ये एंटीबायोटिक है। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये प्रोबायोटिक होता है, ठीक है। तो अगेंस्ट द लाइफ इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अगेंस्ट द लाइफ ये काम करता है किसके कॉन्टेक्स्ट में? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैथोजन, ठीक है, पैथोजन के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये एज अ एंटीबायोटिक काम करता है, ठीक है, जनरली बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के लिए जो है एज अ एंटीबायोटिक काम करता है। लेकिन ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये प्रो लाइफ होता है, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रोबायोटिक। क्या होता है? प्रो लाइफ या फिर प्रोबायोटिक होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, ये कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस, या फिर कह सकते हैं रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल को रिलीज करते हैं जो क्या करता है, कैन किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब कह रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने से रोकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कल्चर लिया हुआ है, यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है पहले से, ठीक है, इसमें एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन अगर अब हम इसमें जो है एंटीबायोटिक डाल देते हैं, अगर इसमें अब जो है हम लोग एंटीबायोटिक डाल देंगे तब क्या होगा, जो पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा था ना वो क्या होगा, वो मरने लगेगा। वो क्या होगा? वो मरने लगेगा। सिंपली अगर मैं कहूँ तो वो सब क्या होंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे, ठीक है, ऐसे मरने लगेंगे वो सब, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या कर रहा है, वो दूसरे हार्मफुल पैथोजन को क्या कर रहा है, किल करने लग रहा है, मारने लग रहा है। तो इसको ही बोलते हैं कि एंटीबायोटिक क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो उनको मार देता है या फिर उनके ग्रोथ को क्या कर देता है,
रोक देता है। और ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं उन केमिकल को एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक हम लोगों ने मानव जाति ने खोजी थी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पेनिसिलिन। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी। इसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने, इसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने खोजा हुआ था, जो कि ये भी क्या था, एक कह सकते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी पेनिसिलिन की। ठीक है, इन्होंने ऐसा इंटेंशनली पेनिसिलिन को नहीं खोजा था, इन्होंने ऐसा कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन इनको जो है बाद में ऐसा पता चला कि जो है इसके अंदर जो है कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, जिसको बाद में टेस्ट किया गया तो पता चला वो पेनिसिलिन है। ठीक है, क्या है पेनिसिलिन, मतलब एक्चुअली में पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन उसका केमिकल होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है मैंने, पेनिसिलियम नोटाटम नाम से, नोटाटम नाम के तरह फंगाई से जो है ग्रो किया जाता है या फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये काम किसके ऊपर कर रहे थे, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, ये काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकी, स्टेफाइलोकोकी नाम के बैक्टीरिया के ऊपर जो है ये काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था, देखिए ये एक मान लो एक कल्चर प्लेट लिया हुआ है मैंने, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए ये स्टेफाइलोकोकी नाम का बैक्टीरिया जो है ये ग्रो कर रहे थे इसके अंदर। ठीक है, स्टेफाइलोकोकी नाम के बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे। ठीक है, तो इसके ऊपर ये कुछ टेस्टिंग कर रहे थे, कुछ रिसर्च कर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसे शाम को छोड़ करके ये चले गए। ठीक है, ऐसे चले गए छोड़ करके, फिर दूसरे दिन आए देखे कि उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि कुछ माइक्रो और कुछ मतलब स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया जो थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है नहीं पाया जा रहा था, मतलब ऐसा बीच में से कह सकते हैं, या फिर कहीं कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जो था वहाँ पर पहले जो जब ये छोड़ के गए थे वो पूरे एरिया में स्टेफाइलोकोकी जो है बैक्टीरिया भरा हुआ था। लेकिन जब दूसरे दिन इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से, तो उसमें देखा कि कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पे या पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर एब्सेंट है, वहाँ पर नहीं पाया जा रहा है, खत्म हो गया है। ठीक है, तो फिर इन्होंने टेस्ट किया तो देखा इन्होंने कि वहाँ पर जो है एक दूसरा बैक्टीरिया जो है ग्रो कर गया है। वहाँ पर इन्होंने क्या देखा, वहाँ पर इन्होंने देखा, सॉरी दूसरा बैक्टीरिया नहीं, कुछ दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर पाया जा रहा है, कुछ दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर ग्रो हुआ है। ठीक है, तो फिर बाद में उन्होंने उसको टेस्ट किया तो पाया, क्या पाया उन्होंने कि यहाँ पर जो है ये एक पेनिसिलियम नोटाटम नाम का फंगी जो है ग्रो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटाटम नाम का फंगी जब यहाँ पर ग्रो कर रहा है तो इन्होंने सोचा कि पेनिसिलियम नोटाटम फंगी जो है ये ऐसा क्या केमिकल रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वहाँ से भाग रहा है। ठीक, अपनी जान बचा करके किनारे की तरफ भाग रहा है या फिर मर जा रहा है। ठीक है, तो वही जो है वहीं से इन्होंने केमिकल निकाला। ठीक है, इसमें से एक केमिकल निकाला जिसको इन्होंने बोला पेनिसिलिन। क्या बोला इन्होंने, पेनिसिलिन इसका नाम बोल दिया इन्होंने। ठीक है, इसका नाम इन्होंने बता दिया कि ये जो है पेनिसिलियम नोटाटम जो है एक केमिकल रिलीज कर रहा है जिसको इन्होंने बोला पेनिसिलिन। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ये स्टेफाइलोकोकी नामक बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक रहा है। ठीक है, तो यहीं से हमारा तैयार होता है पहला एंटीबायोटिक जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने इसको समझाया भी है। देखिए क्या किया था इन्होंने, ऑब्जर्वेशन में क्या किया था, इन्होंने क्या किया, एक अनवाश्ड कल्चर प्लेट था। ठीक है, मतलब जानबूझ करके इन्होंने किया नहीं था, अनवाश्ड कल्चर प्लेट था ऐसे ही। ठीक है, ये छोड़ करके जो है ऐसे चले गए। ठीक है, छोड़ करके ऐसे चले गए तो इन्होंने देखा कि वहां पर जो है कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पर जो है स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया जो है मरे जा रहा है, या फिर कह रहे हैं वहां पर ग्रो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने देखा जहां पर वो ग्रो नहीं कर रहा था वहां पर उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटाटम नाम का बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वहां पर ग्रो करने लग रहा है। ठीक है, वहां पर ग्रो कर रहा है पेनिसिलियम नोटाटम नाम का फंगाई। ठीक है, वहां पर ग्रो कर रहा है, जिससे जो है बाद में उन्होंने उससे एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जिसको हम लोगों ने क्या बोला, पेनिसिलियम बोला। ठीक है, सॉरी पेनिसिलिन बोला। ठीक, तो यहीं से जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी होती है। ठीक है, तो इन्होंने तो डिस्कवर कर दिया था पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक को, लेकिन इसका फुल पोटेंशियल या फिर कह सकते हैं सही तरीके से जो है इसका इस्तेमाल करना जो है किसने किया था, इसका सही तरीके से इस्तेमाल, इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया था अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरेन। अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे नाम के दो अलग दूसरे साइंटिस्ट थे,
इन लोगों ने जो है इसका फुल पोटेंशियल सही से कह सकते हैं इस्तेमाल किया, या फिर इसको सही से चैनलाइज करके इसका जो है मानव जाति के भलाई के लिए इस्तेमाल करना चालू किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने तो सिर्फ पेनिसिलिन खोज दिया था, लेकिन उसका यूज केस नहीं बताया था। यूज केस किसने बताया? अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे नाम के साइंटिस्ट, ये दोनों लोगों ने मिलकर के बताया, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था या फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, इसका एकदम धड़ल्ले से इस्तेमाल किया था। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत धड़ल्ले से किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। फिर जिसके बाद जो है इस डिस्कवरी के लिए, पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए जो है फ्लेमिंग साहब को, चेन और फ्लोरे को, ठीक है, इन तीनों लोगों को जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1945 में। 1945 में क्या किया गया? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन किसको किसको सम्मानित किया गया था? फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को सम्मानित किया गया था। इन तीनों लोगों को जो है नोबेल प्राइज को शेयर करके दिया गया था, ठीक है। अब देखिए क्या किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या बता रहा है? कह रहा है कि कुछ कॉमन डिजीजेज हैं, ठीक है, कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जिसको जो है हम लोग एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक की मदद से उसको ठीक किया जाता है। जैसे कौन सी बीमारी है? जैसे प्लेग हो गया, वूपिंग कफ हो गया जिसको काली खांसी बोलते हैं, ठीक है, या फिर डिप्थीरिया हो गया जिसको गाल घोटू भी बोलते हैं, डिप्थीरिया। ये सारी बीमारियों के बारे में मैंने आपको जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है? ये कुष्ठ रोग इसको बोलते हैं। ये कह सकते हैं स्किन डिजीज होता है, इसके बारे में नहीं बताया है। ये एक स्किन डिजीज होता है, इसमें जो है कह सकते हैं स्किन हमारी खराब हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेप्रोसी, ठीक है। हिंदी में इसको कोढ़ भी बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में कोढ़ भी बोला जाता है, कुष्ठ रोग बोलते हैं इसको, ठीक है। इन सब का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके जो है इसका जो है कह सकते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके जो है इन सब बीमारियों को ट्रीट किया जाता है, इन सब बीमारियों का उपचार किया जाता है, ठीक है। आगे अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक इसके पीछे जो था इंडस्ट्रियल लेवल का इस्तेमाल था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल्स हैं या फिर कह सकते हैं कुछ इंजाइम्स हैं जिसको जो है एज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाने का मतलब क्या है कि ये जो है ये लिविंग केमिकल थे, मतलब किसी लिविंग बीइंग से ऑब्टेन किया गया था, लेकिन इनको जो है आज हम लोग जो है अपने रोजमर्रा के जीवन में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केमिकल को जो है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे देखा जाए तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनको जो है हम लोग कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर हम लोग को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है, वहाँ पर जो है एसिड का नाम लिखा है, केमिकल का नाम लिखा है, जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है और फिर इनको जो है फर्दर अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। वो अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा, वो अलग चीजें हैं, लेकिन ये सब केमिकल को जो है हम लोग कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? किसी लिविंग बीइंग से ऑब्टेन कर रहे हैं। इसी वजह से ऐसे केमिकल को हम लोग जो है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें अगर तो एस्परजाइलस नाइगर है। क्या नाम है इसका? एस्परजाइलस नाइगर। ये एक टाइप का फंगी होता है जिससे जो है सिट्रिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है। क्या ऑब्टेन किया जाता है? सिट्रिक एसिड। आपको नाम याद रखना है, एस्परजाइलस नाइगर से जो है सिट्रिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक फंगाई होता है, ठीक है, फंगस होता है। नेक्स्ट है एसिडोबैक्टर एसिटी। ये बैक्टीरिया है। एसिडोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया होता है जिससे जो है एसिटिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। ये भी क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। अभी हम लोग ने देखा था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में, लैक्टोबैसिलस को देखा हुआ था। इससे जो है लैक्टिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम होता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम होता है, ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है और इससे जो है ब्यूटारिक एसिड जो है ऑब्टेन किया जाता है। और ये सारे केमिकल कैसे हैं? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने बताया आपको यहाँ पर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल को जो है कुछ लिविंग बीइंग से ऑब्टेन किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है। इसी वजह से उन केमिकल को बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बोला जाता है और उन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ इंजाइम्स हैं, ठीक है, कुछ इंजाइम्स भी हैं, कुछ इंजाइम्स हैं जिनको जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, या फिर कह सकते हैं हम लोग जो है उनको फर्दर जो है ह्यूमन बीइंग के हेल्प के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कौन कौन से इंजाइम्स हैं, ठीक है। एक इंजाइम है हमारा लाइपेज। एक इंजाइम क्या है? लाइपेज है, ठीक है। एक इंजाइम क्या है? लाइपेज है। इसका इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट्स में। कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? डिटर्जेंट में इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट मतलब जो वॉशिंग सोडा है होता है हमारा, ठीक है। लाइपेज क्या होता है? लाइपेज अगर आप लोग को
अब आप डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ा नहीं है। लाइपेज ऐसा एंजाइम होता है जो लिपिड को या फिर फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके कपड़े पे जो है जो गंदगी लगी होती है, मैल लगी होती है, तो वो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो कि फैटी नेचर के होते हैं। जो आपके कपड़े पे गंदगी लगी होती है वो फैटी नेचर के होते हैं, ठीक है। तो अब लाइपेज जो है जब डिटर्जेंट में डाल दिया जाएगा तो वो फैटी केमिकल को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, तोड़ देगा। तो इसी वजह से लाइपेज का इस्तेमाल किया जाता है इन द डिटर्जेंट्स, ठीक है। तब ये डिटर्जेंट में इस्तेमाल करा जाएगा तो जो ऑयली स्टेन्स होंगे, स्टेन मतलब होता है गंदगी, जो ऑयली स्टेन्स होगा वो लाइपेज क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे कपड़े की गंदगी साफ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एंजाइम्स हैं जैसे पैक्टिनेजेस हो गया और प्रोटीएजेस। पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस ये दोनों जो होते हैं अलग अलग टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है क्लियरिंग एजेंट के रूप में, क्लियरिंग एजेंट के रूप में। अब क्लियरिंग एजेंट के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्रूट जूस होता है ना, जो फ्रूट जूस हम लोग बनाते हैं, कोई भी फ्रूट से जब जूस बनाते हैं तो फ्रूट में क्या होता है, फ्रूट क्या है, प्लांट सेल है, फ्रूट के अंदर प्लांट सेल होगा, ठीक है। फ्रूट क्या है, प्लांट का प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर प्लांट सेल होगा। तो प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के सेल वॉल में क्या होता है, पेक्टिन वगैरह होता है। तो पेक्टिन क्या होता है, हार्ड होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है जब भी फ्रूट जूस निकालेंगे उसके अंदर कुछ हमको पार्टिकल्स हमेशा दिखते ही रहेंगे, वो एकदम से क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो कि लॉन्ग फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि वो जो है फ्रूट जूस जो होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर, ऐसा एकदम साफ साफ पानी के जैसा क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेगा। तो उस केस के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लियरिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि पेक्टिनेजेस होते हैं और प्रोटीएजेस। जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा, जा करके जो फ्रूट जूस होता है उसके अंदर जो भी पेक्टिन होगा, प्रोटीन होंगे, उनको एकदम तोड़ करके फाइन मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जो फ्रूट जूस होता है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, वो एकदम हमको ऐसा क्रिस्टल क्लियर साफ साफ दिखाई देने लगेगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी पार्टिकल हमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसी वजह से इसको क्लियरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर द बॉटल्ड फ्रूट जूस। जो बॉटल में फ्रूट जूस आता है जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक है, जो दुकानों पर मिलता है, उसमें जो है इसी का इस्तेमाल किया जाता है, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया कुछ एंजाइम्स जो कि एज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल यूज करे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल अलग से बताया जा रहा है, ठीक है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स अलग से बताया जा रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है। अब इस स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया के अंदर से जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का जो है एंजाइम रिलीज होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है जो कि क्या है, एक टाइप का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है फॉर द क्लॉट बस्टर। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लॉट बस्टर। अब क्लॉट बस्टर क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जिसका ब्लड जो होता है उनकी बॉडी के अंदर, उनके ब्लड वेसल के अंदर ही जमने लगता है, किसी बीमारी की वजह से उनके बॉडी के अंदर ही जो है वो ब्लड जमने लगता है, क्लॉटिंग होने लगता है। अब क्लॉट जो है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर अगर क्लॉट जमेगा तो हमारे बॉडी में बहुत सारी पतली पतली जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनके अंदर वो क्लॉट जाकर के फंस सकता है। अगर उनके अंदर जाकर के वो क्लॉट फंस जाएगा तो क्या होगा, वो ब्लड वेसल जाम हो जाएंगी, आगे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग को जो है कह सकते हैं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ब्रेन अगर ब्रेन वगैरह में फंस जाएगा तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ठीक है, या फिर पैरालिसिस वगैरह हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस को बचाने के लिए या फिर उस केस से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको जो है हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, इंजेक्शन से ब्लड वेसल्स में जो है इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और ये क्या करेगा, ये क्लॉट को क्या करेगा, बस्ट कर देगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो क्लॉट्स हमारे ब्लड में बने होंगे उनको डाइल्यूट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। इसी वजह से स्ट्रेप्टोकाइनेज को जो है एज अ क्लॉट बस्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर द क्लॉट बस्टर, ठीक है, क्लॉट बस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कुछ ऐसे ही बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कुछ और भी हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, जैसे एक तो फंगी होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। क्या, कौन सा फंगी होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसके अंदर से जो है साइक्लोस्पोरिन ए नाम का जो है केमिकल ऑब्टेन किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए नाम का केमिकल जो है ऑब्टेन किया जाता है। और ये जो केमिकल होता है ये इम्यूनोसप्रेसिव होता है। कैसा होता है, इम्यूनोसप्रेसिव होता है। अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैंने आपको बताया ही था, एक अलग से लेक्चर ही लिया था टिश्यू ग्राफ्टिंग का या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी जो है ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो उस टाइम पर जो है पहले पेशेंट को 2-3 महीने पहले से ही जो है कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन के बारे में भी बताया था। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव टाइप ऑफ केमिकल होता है। हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है, ताकि हमारे बॉडी का जो है कह सकते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी।
जिससे जो है वो कह सकते हैं एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, ठीक है, मतलब फालतू के एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, या फिर कह सकते हैं कि वो रिकॉग्निशन करना ही बंद कर देगा सेल्फ और नॉन सेल्फ टिश्यूज के अंदर, जिसकी मदद से क्या कर पाएंगे हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर पाएंगे, जिससे क्या होगा जो भी हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उनको जो है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ये इम्यूनोसप्रेसिव केमिकल होता है, ये क्या करता है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, जो कि यूज किया जाता है यूज्ड वाइल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो है साइक्लोस्पोरिन ए को यूज किया जाता है। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगी से ये जो है ऑब्टेन किया जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस जो है ये एक ईस्ट होता है, मतलब ये भी एक प्रकार का फंगी है, ईस्ट होता है, इसके अंदर से स्टैटिन नाम का केमिकल ऑब्टेन किया जाता है। क्या केमिकल होता है, स्टैटिन नाम का केमिकल ऑब्टेन किया जाता है। ये जो है यूज किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, स्टैटिन का। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस नाम के ईस्ट से ऑब्टेन किया था। अब ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में कैसे काम करता है, ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर जो इंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो इंजाइम कोलेस्ट्रॉल को बना रहा होगा उस इंजाइम के साथ जा करके ये स्टैटिन बाइंड कर देगा। मान लो ये वो इंजाइम है जो क्या करता था हमारे बॉडी के अंदर जो है फैट को जो है फैट को ही कोलेस्ट्रॉल में चेंज करता, फैट को क्या करता था कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर रहा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डॉट लगा दिया, कोलेस्ट्रॉल में चेंज करता है, ठीक है। ये फैट को जो है बाइंड करता था इंजाइम से और कोलेस्ट्रॉल को चेंज करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये स्टैटिन क्या करेगा, ये फैट की जगह पर फैट को हटा करके ये खुद स्टैटिन जाकर किससे बाइंड करने लगेगा। जब स्टैटिन बाइंड करने लगेगा तो स्टैटिन तो कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा नहीं, तो ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ही क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैटिन होता है ये कैसा काम करता है, एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के रूप में काम करता है, ठीक है। वो क्या करेगा, फैट से कम्पीट करेगा और खुद जाकर के इंजाइम से बाइंड कर जाता है, ठीक है, जिससे क्या होगा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो ऑब्वियस बात है कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होगा हमारे बॉडी में कम होने लगेगा, ठीक है। तो वही बता रहा है कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को क्या करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के रूप में जो है बाइंड करके एंजाइम से उसको इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि जो है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के रूप में जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को, जो कि कहाँ से ऑब्टेन करे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है ऑब्टेन करे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट देखने वाले हैं, ठीक है, माइक्रोब्स फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होता है, सीवेज होता है नाला, जो नदी नाल मतलब जो नाला होता है, शहरों में से बड़े बड़े सीवेज निकलते हैं, पाइप निकलती है जिसके अंदर से शहर का पूरा गंदा पानी बहता है। तो अब वो गंदा पानी जो होता है बहुत ज़्यादा गंदा होता है, ठीक, मतलब उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल मतलब सब्सटेंसेस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली अगर नदी में साफ नदी के पानी में डाल दिया जाएगा तो नदी का पानी जो होता है वो पॉल्यूट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस जो सीवेज का जो वाटर होता है उसको हम लोग पहले ट्रीट करते हैं, ठीक, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अंदर से जो वेस्ट होता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं उतना कम करते हैं। फिर उसके बाद जो है मतलब मैक्सिमम उसको फ्रेश करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको जो है जा करके नदी वगैरह में जो है उसको रिलीज किया जाता है, ठीक है। इसको ही बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। और इसको ट्रीट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसको ही देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाई द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स। इसमें जो होता है जो मतलब सीवेज का वाटर होता है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो कह सकते हैं, जैसे ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो खुद से फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता होगा उसको हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब ये है ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ये किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस या किसी दूसरे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है, फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो नाले का पानी होगा, जब सीवेज का पानी होगा, उसके अंदर तो वैसे ही ढेर सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं। तो उन्हीं केमिकल्स के ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो उन्हीं केमिकल्स के ऊपर जो हम हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा करके उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, उनका डाइजेशन करवाते हैं, जिससे क्या होगा वो नाले का पानी जो है ट्रीट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं शुद्ध हो जाता है, लगभग कुछ हद तक तो साफ हो ही जाता है, ठीक है।
तो हेटरोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में। उस सीवेज में, उस गंदे पानी में वो पहले से ही होते हैं, बस उसको हम लोग डायरेक्ट छोड़, मतलब पानी, नदी में पानी ना डाल करके उसको कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं ताकि वो और अच्छे से उसको जो है साफ कर सके, सफाई कर सके, और उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा काम करके उसको और भी अच्छे से साफ करते हैं ताकि और भी ज़्यादा फ्रेश हो सके वो पानी, ठीक है। तो अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को जो है कह सकते हैं, इसको एसटीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसमें जो है 2 स्टेप होता है, एक तो होता है पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। 2 स्टेप में जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट को देखते हैं कि भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि नाले के पानी को जो है एक बड़े से कंटेनर में पहले रख लिया जाता है, ठीक है, मतलब उसको ला करके गिरा दिया जाता है एक बड़े से कंटेनर में, ठीक है, बड़े से कंटेनर में उसको पहले ला करके रख दिया जाता है, ठीक है। फिर वहां पर क्या किया जाता है, उस पानी को छोड़ दिया जाता है लंबे समय तक बैठने के लिए, मतलब ऐसा 2, 4, 5, 10 दिन तक उसको छोड़ दिया जाएगा कि उसमें जो है जो कह सकते हैं जो हैवी सब्सटेंस होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो लाइट सब्सटेंस होंगे वो ऊपर की तरफ तैरने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं यहाँ पर फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा केमिकल नहीं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, यहाँ पर बस फिजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल, फिजिकली जो है हम लोग रिमूव करते हैं जो कि उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, एक टैंक है जिसको हम लोग प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोलते हैं। इसमें जो है सीवेज के पानी को हम लोगों ने गिरा करके रख दिया है, ठीक है, और वो एक लंबे समय तक रख देंगे जिसमें क्या होगा, हैवी सब्सटेंस सेटल होकर के नीचे बैठ जाएंगे, देखो सेटल्ड सॉलिड फॉर्म्स नीचे बैठ जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। स्लज मतलब यहाँ पर गंदगी से है, ठीक है, स्लज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया जाता है, मतलब छन्नी, बड़ी सी छन्नी ले लेंगे जिसके अंदर से जो फ्लोटिंग डिब्रीज होती हैं, जो गंदगी तैर रही होती है, उसको छन्नी से छान करके हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग डिब्रीज को छान देते हैं, ठीक है, ये देखो फ्लोटिंग डिब्रीज को क्या करते हैं, फिल्टर करके छान दिया जाता है, ठीक है। और फिर इसको रख दिया जाता है सेडिमेंटेशन के लिए, ठीक है, सेडिमेंटेशन के लिए रख दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, हैवी सब्सटेंस बैठ जाता है। क्या क्या होता है, ग्रिट होता है, सॉइल होता है, स्मॉल पेबल्स, कंकड़ पत्थर वगैरह जो है सब इसमें नीचे की तरफ जाकर के बैठ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो है अब सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी बचेगा, बस उसके अंदर अब कोई भी मतलब कह सकते हैं हैवी सब्सटेंस, लाइट सब्सटेंस जो है ऐसा कुछ मतलब कह सकते हैं फिजिकल गंदगी नहीं है, अब केमिकल गंदगी बचा हुआ है बस इसमें। तब इसमें क्या करेंगे, एक दूसरा पाइप लगा रखते हैं हम लोग, जिसमें क्या करेंगे, अब इसमें से उस गंदे पानी को जो है अब दूसरे टैंक में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, इफ्लुएंट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं, ठीक है। इफ्लुएंट को क्या करा जाएगा, निकाल दिया जाएगा फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसको दूसरे टैंक में निकालेंगे जिसमें क्या किया जाएगा, इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बस फिजिकली जो है हम लोगों ने गंदगी को अलग किया था, जो हैवी थे नीचे बैठा कर दिया, जो हल्के थे उनको छन्नी से छान करके कर दिया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर फिजिकल अब डिब्रीज नहीं बचा है, अब सिर्फ केमिकल बचा हुआ है, जिसको हम लोग इफ्लुएंट के रूप में बाहर निकालेंगे। अब उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, अब दूसरा टैंक लेंगे भाई, दूसरे टैंक में भी क्या करेंगे, अब उस केमिकल को इस टैंक में क्या करेंगे, भर देंगे, ऐसा भर दिया दूसरे टैंक में, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल बचा हुआ है, ठीक है, जो मतलब कह सकते पानी है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इसके अंदर भरे पड़े हुए, ठीक है। अब यहाँ पर जो इफ्लुएंट था, जिसको हम लोग प्राइमरी इफ्लुएंट बोलते हैं, उसको यहाँ पर ला करके रख दिया गया, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया गया। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली एजिटेट करेंगे। कॉन्स्टेंटली एजिटेट का मतलब उसको हमेशा मिक्स करते रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर ऐसा मशीन लगा देते हैं जिससे चलाते रहते हैं, हमेशा उसको मिक्स करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते रहेंगे और नीचे से एक एयर पंप लगाया गया रहता है, ठीक है, एयर पंप लगाया रहता है, जिसकी मदद से इसके अंदर हम लोग जो है ऑक्सीजन भरते रहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर इसकी तरफ ऐसे ऑक्सीजन पंप करते रहते हैं यहाँ से, ठीक है, ऑक्सीजन पंप करते रहते हैं इसमें, ठीक, ऑक्सीजन पंप करते रहेंगे। तब इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो पॉल्यूटेड वाटर रहता है, इसके अंदर जो है बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो करते रहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो ऑक्सीजन पे ग्रो करते होंगे, ऑक्सीजन की हेल्प से जो है मतलब बिना ऑक्सीजन के वो ग्रो नहीं कर सकते, मतलब वो खा रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक केमिकल बचा हुआ है उनको ही खा रहा है, लेकिन उनको डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग बोलते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो ऑक्सीजन की हेल्प से जो है दूसरे केमिकल का ब्रेक डाउन कर रहे होंगे, उनको बोलते हैं एरोबिक माइक्रोब्स। अब एरोबिक माइक्रोब्स क्या करेंगे, उन सब केमिकल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो वही बता रहा है एरोबिक माइक्रोब्स क्या कर रहा है, कंज्यूम द मेजर ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द इफ्लुएंट,
जो प्राइमरी इफ्लुएंट जो केमिकल पानी हम लोगों ने उससे निकाल करके सेकंड टैंक में डाला हुआ था, ठीक है। इस सेकंड टैंक का नाम होता है एरेशन टैंक, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एयर की सप्लाई हम लोग करते हैं, इसको एरेशन टैंक बोलते हैं। इसके अंदर क्या करेगा, जब एरेशन टैंक के अंदर जब हम लोगों ने पानी डाला और ऑक्सीजन भी डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, एयर से ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहे हैं, और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत आसानी से इसके अंदर ग्रो कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो है मेजर, मतलब सारे ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यहाँ पर डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। अब सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जब डाइजेस्ट करेगा तो शुरू में जो है जो केमिकल आया रहेगा, फ्रेश जो है कह सकते हैं, फ्रेश सीवेज वाटर जो आया रहेगा इसके अंदर, जो नया नया अभी सीवेज वाटर आया है, या फिर जो हम लोग कह सकते हैं जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, या फिर कह सकते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट जो आया हुआ है, इसके अंदर जो है हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर गंदगी बहुत ज्यादा है अभी, ठीक है, गंदगी बहुत ज्यादा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करने का सब्सटेंस बहुत ज्यादा है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करना चालू करेंगे तो इनको दिखेगा खाना ही खाना, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल उसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या चाहिए होगा, ढेर सारा ऑक्सीजन चाहिए होगा, जिसकी मदद से, जिसका यूज करके जो है सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे। तो अभी जो नया मतलब जो नया इफ्लुएंट आया हुआ है, प्राइमरी इफ्लुएंट इसके अंदर आया हुआ है, उसके अंदर बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर अभी नए नए आ रहे हैं, उनको ढेर सारा ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि ढेर सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया रहेगा उसका बीओडी ज्यादा रहेगा, ठीक है, बीओडी ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन का यूज करके जो है सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता जाएगा, तो एक टाइम पे क्या होगा, सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये डाइजेस्ट कर जाएगा। तो अब उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा क्या, आप लोग सोचिए, अब उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, जब सब सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर गया, अब तो उसको जो है ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा। तो धीरे धीरे जैसे डाइजेस्ट करते जाएगा वैसे वैसे उसका बीओडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया? क्योंकि अब उसके अंदर पॉल्यूशन रह ही नहीं गया, अब उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट नहीं करना है, तब उसको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे डाइजेस्ट होता जाएगा वैसे वैसे बीओडी कम होता जाएगा। अगर फ्रेश इफ्लुएंट आया हुआ है, अभी नया केमिकल उसमें भरा गया, तो बीओडी क्या होगा, ज्यादा होगा, बीओडी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसका क्या हो जाएगा, बीओडी कम हो जाएगा, ठीक है, बीओडी कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे वो डाइजेस्ट कर जाएगा बीओडी क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं, वो फोक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फोक्स बना लेते हैं। फोक्स क्या होता है, मतलब ग्रुप होता है। फोक्स मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। यहाँ पर फोक्स का मतलब ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर जो एरोबिक बैक्टीरिया का फोक्स होता है वो कैसे बनता है उसके बारे में देखिएगा। ग्रुप कैसे बनता है, यहाँ पर मासेस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ढेर सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो एसोसिएट हो जाते हैं विद द फंगल फिलामेंट। यहाँ पर देखिए फंगल फिलामेंट मैं बना दूं, मान लीजिए फंगल फिलामेंट है, ठीक है, फंगल फिलामेंट है। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर ढेर सारे जो है ऐसे, इसके ऊपर ढेर सारे से फंगी ग्रो कर जाएंगे, ऐसे इसके साथ ऐसे फिलामेंट, इसके फिलामेंट के ऊपर सॉरी बैक्टीरिया, फंगी का तो फिलामेंट था ना, ऐसे ढेर सारे जो है इसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। और ये क्या होता है, ऐसे कॉइलिंग भी बना लेता है, ऐसे कॉइलिंग बना लेगा, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, फोक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर फोक्स ग्रो कर रहा है, कहाँ पर फोक्स ग्रो कर रहा है, कहाँ पर, प्राइमरी इफ्लुएंट को जब हम लोगों ने एरेशन टैंक में डाला हुआ है तब। कब हो रहा है, प्राइमरी इफ्लुएंट को जब हम लोगों ने एरेशन टैंक में डाला हुआ है, मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के फर्स्ट स्टेप में जो है ये हो रहा है, फोक्स का ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है। जब एरोबिक बैक्टीरिया जो है प्राइमरी इफ्लुएंट के ऊपर ग्रो करने लगते हैं तो वो फोक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फोक्स क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ फंगल फिलामेंट विद द बैक्टीरिया, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग फोक्स, ठीक है। यहाँ पर फोक्स का ग्रोथ होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, अल्टीमेटली ये यहाँ पर जो है सारा हम लोग कह सकते हैं कि सारा जो है ऑर्गेनिक केमिकल जो है डाइजेस्ट हो चुका है। अब जो है नियरली जो है ये जो वाटर यहाँ पर जो गंदा पानी हम लोगों ने यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ था वो लगभग साफ हो चुका है, ठीक है। और ये लंबे समय तक इसको रखे रहेंगे तो इसके अंदर जो है नीचे थोड़ा सा कुछ सब्सटेंस बैठ भी जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी स्लज ही है, गंदगी ही है, लेकिन इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे फोक्स जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फोक्स क्या है, बैक्टीरिया और फंगाई का एसोसिएशन, फोक्स जो होते हैं इसके अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर मिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये जो एकदम से फ्रेश जो यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हम लोगों ने प्राइमरी इफ्लुएंट को यहाँ पर डाला हुआ था, अब वो क्या हो चुका है, वो ट्रीट हो चुका है, बहुत हद तक साफ हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके पास भी पाइप लगा कर रखते हैं, अब इसको दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम लोगों ने दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखा हुआ होगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, सेकेंडरी इफ्लुएंट कह सकते हैं हम लोग,
सेकेंडरी इफ्लुएंट जो है इसके अंदर हम लोगों ने गिरा लिया, सेकेंडरी इफ्लुएंट हम लोगों ने इसके अंदर गिरा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या था, ये स्लज था, ये स्लज कैसा एक्टिवेटेड स्लज है। एक्टिवेटेड स्लज में क्या है, ये फोक्स भरे हुए हैं, ठीक है, फोक्स भरे हुए हैं। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरे टैंक में गिरा लिया। अब दूसरे टैंक में इसको गिरा करके क्या करेंगे, अब इसको जो है कुछ समय के लिए रख देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो बैक्टीरियल फोक्स होंगे आर अलाउड टू सेटल। अब एक्टिवेटेड स्लज के अंदर जाकर के ये जो नीचे गंदगी बैठा होगा, ठीक है, उसके अंदर जाकर के वो फोक्स भी जाकर के बैठ जाएंगे। मैंने बताया था कि उसके अंदर मिक्स भी रहते हैं और दूसरे टैंक में ला करके हम लोगों ने रख भी दिया है। और इस टैंक को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टैंक। क्या बोलते हैं, सेटलिंग टैंक। यहाँ पर उसका सेटलमेंट होगा, जो भी मान लो थोड़ा मोड़ा डाइजेशन के बाद जो गंदगी बनी होगी वो जा करके नीचे एकदम से बैठ जाएगी, और जो फोक्स भी होंगे वो भी इसमें आकर के नीचे की तरफ ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है। अब बैठ गए हैं, अब ऊपर की तरफ क्या होगा, एकदम फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर, सिर्फ पानी पानी रह गया। अभी उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल है, अभी भी एकदम से फ्रेश तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी रह गया था उसको हम लोग अब दूसरे टैंक में ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये टैंक के अंदर जो हम लोगों ने पानी ट्रांसफर किया हुआ है, अभी इसके अंदर कुछ केमिकल अभी भी बचा हुआ, मान लीजिए कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल है, कुछ ऐसा केमिकल है जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, एनारोबिक डाइजेशन करवाएंगे। क्या करेंगे, एनारोबिक डाइजेशन करवाएंगे। मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर ग्रो करेंगे, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर ग्रो करेंगे वो कैसे होंगे, एनएरोबिक होंगे। मतलब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल या फिर किसी दूसरे केमिकल का इस्तेमाल करके जो इस वाटर के अंदर, मतलब जो यहाँ पर वाटर बचा था, जो इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया हम लोगों ने, उस केमिकल के अंदर, उस वाटर के अंदर से जो है उनका ब्रेक डाउन करेंगे। जो भी सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बचा होगा उसका डाइजेशन करेंगे और फिर उसके अंदर से जो है बायोगैस रिलीज करवाते हैं, ठीक है, बायोगैस रिलीज करवाते हैं। और बायोगैस कौन कौन से होते हैं, CH4 होता है, H2S होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको बाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूज फॉर द एनर्जी सोर्सेज। मतलब अलग अलग एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गैस जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। और इस टैंक को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। अब एनारोबिक जो मान लीजिए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो यहाँ पर बचा था, हम लोगों ने पहले तो एरोबिक बैक्टीरिया से डाइजेस्ट करवा लिया, अब एनारोबिक बैक्टीरिया से भी डाइजेस्ट करवा लिया, जिससे जो है बायोगैस वगैरह निकल रहा था, उसका हम लोग करेंगे इस्तेमाल बाद में अलग तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी जो सब्सटेंस बच गए थे एरोबिक बैक्टीरिया से, उसको हम लोगों ने एनारोबिक से भी डाइजेस्ट करवा लिया। अब यहाँ पर जो है लगभग पानी फ्रेश हो चुका है। लगभग पानी कैसा हो चुका है, फ्रेश हो चुका है, एकदम से साफ तो नहीं है पीने योग्य, लेकिन फिर भी फ्रेश हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे इन द वाटर बॉडीज। मतलब वाटर बॉडीज बोले तो अब इसको हम लोग रिवर में रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, नदियों में इसको हम लोग रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको बताना था मुझे, यहाँ पर जो सेटलिंग टैंक था, तो यहाँ पर जो नीचे जो एक्टिवेटेड स्लज था, जिसके अंदर क्या थे, फोक्स आकर के डिपोजिट हुए थे, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज को जो है थोड़ा सा निकाल के रख लेते हैं, थोड़ा सा निकाल करके रख लेते हैं बोले तो मतलब आने वाला ये कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो एक्टिवेटेड स्लज होता है ना, इसको जो है हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वापस से डालते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इसको वापस से डाल दिया था। मान लीजिए अब नया नया गंदा पानी आ रहा होगा, इसके अंदर उतना जो है मान लीजिए एरोबिक बैक्टीरिया नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है हम लोग ये जो एक्टिवेटेड स्लज था इसको निकाल करके इसके अंदर डाल देंगे, ताकि जो है जो एरोबिक बैक्टीरिया वो आसानी से जल्दी जल्दी ग्रो कर सके, ठीक है। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्मॉल अमाउंट सर्व एज द इनोकुलम फॉर द एरेशन टैंक। एरेशन टैंक के लिए ये जो एक्टिवेटेड स्लज होता है एज अ इनोकुलम काम करते हैं। इनोकुलम मतलब जामन, जैसे दही जमाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूध के अंदर पुराना दही थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि वो जल्दी से दही जम जाए। वैसे यहाँ पर जो है एरेशन टैंक के अंदर जो है इस जो स्लज आया होगा, जब प्राइमरी इफ्लुएंट आया होगा, उसको ट्रीट करने के लिए थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज पहले से ही हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि जो है बहुत जल्दी से एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करे और उसका डाइजेशन कर सके, ठीक है। ये तो हो गया कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है, कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, मैंने आपको समझा तो दिया था बीओडी क्या होता है, लेकिन नोट पॉइंट में करके अलग से बताया गया है। बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बायोकेमिकल
ऑक्सीजन डिमांड होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को मैंने आपको समझाया कि जितना ज़्यादा गंदा पानी, जो नया नया फ्रेश गंदा पानी आया होगा, उसका क्या होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी कम है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई उनको मिलेगा उतना ज़्यादा जो है तेजी से डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि गंदगी ज़्यादा है, डाइजेशन ज़्यादा करना है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो जो ज़्यादा गंदा पानी होगा उसका बीओडी ज़्यादा होगा, जैसे जैसे वो फ्रेश होता जाएगा उसका बीओडी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। वही बता रहा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria। कह रहा है कि 1 लीटर पानी ले लो, उसके अंदर ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, क्योंकि ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। मतलब जितना बीओडी ज्यादा होगा, मतलब जितना बीओडी ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया उतना ही क्या होगा, वो गंदा पानी होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना बीओडी ज्यादा उतना ज्यादा गंदा पानी होगा उसका। ठीक, अब देखिए क्या किया गया, ये जो हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट देखा, हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट देखा था। तो पहले क्या होता था, पहले जमाने में ऐसे ही नदी नाले का, जो नाले वगैरह का पानी होता था शहरों का, ऐसे डायरेक्टली जो है रिलीज कर दिया जाता था इनटू द रिवर्स। ठीक है, जो हमारी नदियां हैं गंगा यमुना, इसमें ऐसे रिलीज कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जो है गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर कुछ प्लान वगैरह बनाया कि भाई हम लोग जो है ऐसे ही पानी को रिलीज नहीं करेंगे, उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए जो है गंगा एक्शन प्लान या फिर यमुना एक्शन प्लान को जो है लॉन्च किया गया था, इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या किया था, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था। और इसमें इनका पर्पज क्या था, प्रपोज टू बिल्ड द लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो एसटीपीज अभी हम लोगों ने देखा, उसका वर्किंग देखा हम लोगों ने, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है, उसी प्लांट को जो है ढेर सारे नंबर ऑफ प्लांट को बनाया जाने का इनका पर्पस था, सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर। मतलब जो नाले का पानी होगा उसको हम लोग उसको शुद्ध करके या फिर उसका ट्रीटमेंट करके तभी जो है हम लोग नदियों में उस पानी को रिलीज करें, ये हमारा पर्पस था। लेकिन ये पर्पस फुलफिल हो नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ, यहाँ पर गंगा जी हैं, यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक कौड़ी का नहीं काम करता, एक पैसे का नहीं काम करता है। ठीक है, वो एकदम से मतलब समझ लीजिए कि वो एकदम वही पनिया डाल देते हैं भाई। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नाम का है, कोई मतलब नहीं होता। वो समझ लीजिए जब यमुना नदी गंगा नदी के किनारे जब भी हम लोग जाकर के बैठते हैं तो गंगा नदी का पानी में ऐसे समझ लो कि मतलब विश्वास नहीं करो, बैठ ही नहीं सकते भाई, इतना गंदा पानी रहता है। ठीक है, मतलब बदबू करता रहता है, इतना गंदा पानी रहता है। ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, सिर्फ मूर्ख बनाना है। और ये सब इनिशिएशन पता नहीं जमाने से चला हुआ है, लेकिन कुछ काम वाम करता नहीं है। लेकिन इंटेंशन था, देखो लिखा भी क्या है, लिखा क्या है देखिएगा, प्रपोज टू बिल्ड द लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्रपोज किया गया था लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया जाएगा, सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज। में भी पहले ही में भी लगा दिया गया था। ठीक है, मतलब कोशिश करी जाएगी कि भाई गंदे पानी को ट्रीट करके रिलीज किया जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी वजह से करते भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अभी हम लोगों ने देखा था ना पीछे बायोगैस, बायोगैस में क्या देखा था, बायोगैस में CH4 था, H2S था, सॉरी H2S और CO2। ठीक है, ये बायोगैस थे जो रिलीज किए जाते थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये H2S कह सकते हैं, या H2S से में भी H2 निकाल लिया जाता है, जिसको जो है एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है आगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मतलब नहीं है। H2 और CH2 का इस्तेमाल किया जाता है, एक सेकंड, CH2 नहीं तो CH4 है, सॉरी भाई CH4 है। ठीक है, मीथेन गैस होता है ना, CH4 होता है। ठीक है, मीथेन गैस का जो है इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे हम लोग बायोगैस को बनाते हैं, देखिए कुछ मिथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं। मिथेनोजेन मतलब मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये माइक्रो जो मिथेनोजेंस होते हैं प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली CH4। ज्यादातर जो है इसके अंदर CH4 गैस होती है, बाकी H2S होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसे बहुत सारी बायोगैसेस होती है, लेकिन मेनली क्या होता है, CH4 होता है, मीथेन गैस होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा है, कौन सा बैक्टीरियम है, मिथेनोबैक्टीरियम है। ठीक है, क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम क्या है, एक टाइप का मिथेनोजेन बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कह रहा है कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है,
कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये एनारोबिक स्लज में प्रेजेंट होता है, जैसे पीछे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये था ना, यही था एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इसको बोलते थे। तो यहाँ पर क्या होता था? एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता था, यहाँ पर वही है मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम ही है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? CH4H2S और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर वही चीज है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये क्या करता है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मिथेनोबैक्टीरियम? एनारोबिक स्लज में प्रेजेंट होते हैं, या फिर रूमेन ऑफ कैटल, रूमेन मतलब होता है इंटेस्टाइन, में, इंटेस्टाइन ऑफ कैटल, कैटल जो गाय भैंस होती है उनके र्यूमेन में, उनके इंटेस्टाइन में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कौन? मिथेनोबैक्टीरियम। तो वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए जो सेलुलोज केमिकल प्रेजेंट होगा उसका डाइजेशन करते हैं, और उसके डाइजेशन से क्या करते हैं? ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, CH4 प्रोड्यूस करते हैं, अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। ये जो है ये यही तीन टाइप के केमिकल, मेनली तीन टाइप के केमिकल, और उसमें से भी ज़्यादातर CH4 को जो है ये रिलीज कर रहे होते हैं, CH4 को रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? मिथेनोजेंस बोला जाता है, और इस गैस को क्या बोलते हैं? बायो गैस बोला जाता है। कहाँ पर? ये ह्यूमन मतलब कैटल के जो है इंटेस्टाइन में भी रह सकते हैं, और एरोबिक स्लज के अंदर भी पाए जाते हैं, वहाँ पर जो है ये सेलुलोज का डाइजेशन करेंगे, ठीक है। आगे देखें अगर हम लोग, देखो जो कैटल का डंग होता है, जो गोबर होता है, गाय भैंस का जो गोबर होता है, उसके अंदर क्या है? मिथेनोजेन है, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम है ना, मिथेनोजेन बैक्टीरियम उसके अंदर है ही, मिथेनोजेन बैक्टीरियम उसके अंदर है ही ना गोबर के अंदर, क्योंकि इंटेस्टाइन में था तो गोबर में ही आएगा ही, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब उससे क्या करते हैं हम लोग? गोबर से क्या करते हैं? गोबर का ब्रेकडाउन करा करके, ठीक है, गोबर का और भी मिथेनोबैक्टीरियम उसके अंदर डाल करके उसका और अच्छे से डाइजेशन करवा करके उसके अंदर से जो है हम लोग बायोगैस निकलवाते हैं, या फिर गोबर गैस निकलवाते हैं। क्या निकलवाते हैं? गोबर गैस या बायोगैस निकलवाते हैं, और उस गैस का आगे चल करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द कुकिंग एंड लाइटिंग, लैंप जलाने के लिए या फिर खाना पकाने के लिए जो है इन गोबर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है। वो कैटल डंग या फिर कह सकते हो गाय भैंस के गोबर से बनाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग गोबर गैस के प्लांट को भी देखेंगे कि कैसे गोबर गैस के प्लांट से जो है हम लोग गोबर गैस बनाते हैं या फिर बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर देखें अगर हम लोग, तो देखिए क्या होता है, जो बायोगैस का प्लांट या गोबर गैस का प्लांट होता है, इसमें तीन चीजें हैं, ठीक है। एक तो है आपका कंक्रीट का टैंक होता है, एक कंक्रीट का टैंक होता है, यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये जो है एक टैंक होता है ऐसे, ठीक है, ये एक ऐसे टैंक होता है, ऐसे पूरा टैंक बना हुआ होता है, ठीक है। ऐसे एक टैंक बना देते हैं, उसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगा दिया जाता है ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है ऐसे, यहाँ पर ऐसे ये कंक्रीट का पूरा टैंक होता है, नीचे की तरफ ये पूरा टैंक लगा हुआ, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो कंक्रीट का टैंक होता है, पीछे देखते हैं हम लोग, ठीक है, कितना लंबा होता है? 10 से 15 फीट, ठीक है, कितना होता है? 10 से 15 फीट डीप, यहाँ पर ऐसे मैं बना दिया, कंक्रीट का टैंक बना दिया ऐसे, 10 से 15 फीट होता है, ठीक है। कलेक्ट बायो वेस्ट एंड स्लरी ऑफ द डंग, इसके अंदर जो है हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर एक पाइप लगा करके यहाँ से गोबर हम लोग ऐसे भर देते हैं, गोबर डाल देते हैं, तो यहाँ पर चला गोबर भर गया, ठीक है, गोबर भर गया, और कुछ पानी डाल देते हैं, ठीक है, ऐसा सूखा गोबर डालेंगे तो सूख जाएगा, उसके अंदर कुछ पानी डाल देंगे, ठीक है। तब इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा? बायो वेस्ट, बायो वेस्ट मतलब कुछ भी, पेड़ पत्ते की, मतलब जो पेड़ों से पत्तियां वगैरह झड़ी रहती हैं, गिरी रहती हैं, तो उनको सबको बटोर करके आप इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। स्लरी ऑफ डंग, गोबर को जो है पानी में मिक्स करके उसका स्लरी बना करके उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा? फ्लोटिंग गैस होल्डर टैंक, इसके ऊपर क्या होता है? फ्लोटिंग गैस होल्डर टैंक हो। अब यहाँ पर जब ये सड़ेगा तो इसके अंदर से मिथेनोजेन बैक्टीरियम क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करेंगे सेलुलोज को, और उसके अंदर से क्या करेंगे? मीथेन गैस निकालेंगे, और ये खुला रहेगा तो सब गैस उड़ जाएगा, सब गैस क्या होगा? उड़ जाएगा। लेकिन गैस को बचाने के लिए क्या करते हैं? इसके ऊपर जो है ऐसे टैंक लगा देते हैं, ऐसे होल्डर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये गैस बनाता रहेगा और ये उसको ढक करके रखेगा। जैसे जैसे ज़्यादा गैस बनेगी ये धीरे धीरे ये ऊपर भी उठ जाता है, धीरे धीरे और ऊपर उठ जाता है। बहुत भारी रहता है तो उठा करके फेंक तो नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा और उससे पता चलेगा कि गैस खूब बना हुआ है, ठीक है, गैस खूब बना हुआ है, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है? बायोगैस आउटलेट लगा हुआ होता है, इसके अंदर बायोगैस आउटलेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक कनेक्शन लगा हुआ होता है जिसको हम लोग आगे ले जा करके अपना
जलाने वलाने के लिए या फिर जो भी यूज़ करना होगा यहाँ से गैस निकाल करके हम लोग आगे इस्तेमाल कर सकते हैं अपना जलाने के लिए, लाइटिंग के लिए, खाना पकाने के लिए, जैसे भी उसको यूज़ करना होगा एज ए एनर्जी सोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बायोगैस आउटलेट लगा होता है जिससे यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, लाइट जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, तीसरा एक चीज़ होता है स्पेंट स्लरी आउटलेट। अब दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, एक और कंटेनर बना हुआ होता है साइड में, ऐसे एक कंटेनर और यहाँ पर बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे एक कंटेनर और बना होता है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे ये यूज हो जाएगा, जब नया स्लरी इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, जो यूज स्लरी होता है ये चला जाता है इसके अंदर, जो जिसके अंदर से गैस निकल चुकी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूज्ड स्लरी बोलेंगे। यूज स्लरी क्या होगा, निकल जाएगा दूसरे कंटेनर के अंदर। अब यूज स्लरी को हम लोग निकाल करके ले जाते हैं, उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर, या फिर हम लोग कह सकते हैं खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा गोबर गैस प्लांट। ऐसे सिंपल सा ऐसा गोबर गैस प्लांट होता है। इसमें 3 चीज़ें थी, मैंने आपको तीनों बना करके दिखा दी। 10 से 15 फीट डीप होता है, गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो है स्लरी या फिर बायो वेस्ट कुछ भी डाल देते हैं। उसके ऊपर गैस होल्डर टैंक लगा होता है, फिर एक बायोगैस आउटलेट लगा होता है जिससे हम लोग गैस निकाल करके कुकिंग और लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक कंटेनर और होता है जिसके अंदर जो है जो स्पेंट स्लरी, जिसके अंदर से गैस बन चुका है, उसको जो है निकाल करके हम लोग एज अ फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर वो डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर इन्फ्लुएंट है जहाँ से हम लोग डालेंगे, यहाँ पे चला आएगा, डाइजेस्टर टैंक होता है, यहाँ पर वो सब बायो वेस्ट वगैरह पड़ा रहेगा, यहाँ से गैस निकाल के यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो इफ्लुएंट होता है वो दूसरे कंटेनर में चला जाता है, जिसको हम लोग बाद में एज अ क्या करते हैं, हम लोग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं खेतों में। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, बायोगैस प्लांट जो था, दिस टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन इंडिया, इसको इंडिया में ही बनाया गया था। ठीक है, हमारे पास जो है इंडिया में ही बायोगैस प्लांट को बनाया गया था। ठीक, गोबर गैस प्लांट को किसने बनाया था, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, IARI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IARI बोलते हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया था। किसके साथ मिलकर के, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, सॉरी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के साथ में मिलकर के बनाया हुआ था। शॉर्ट फॉर्म में KVIC बोला जाता है इसको। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के साथ में मिलकर के बायोगैस प्लांट को बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो हो गया बायोगैस प्लांट हमारा। ठीक है, बायोगैस प्लांट हो गया। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि देखिए हमारे खेतों में या फिर बहुत सारे ऐसे जगहों पर, हमारे जहाँ पर हम लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे हार्मफुल कह सकते हैं कीड़े मकोड़े या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, जो कि हमारी फसलों को या फिर हमको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन सब हार्मफुल कीड़े मकोड़ों या फिर पैथोजेंस को जो है रोकने के लिए कुछ दूसरे अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें अगर हम लोग। ठीक है, मतलब सिंपल सा वही एंटीबायोटिक जैसा सीन है। यहाँ पर भी कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके किसी दूसरे लिविंग बीइंग को हटाना, मार देना, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर, उसी को हम लोग कहते हैं कि माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरे लिविंग बीइंग को ग्रो करने से रोके या फिर उनको मार दे। ठीक है, उनको ही जो है हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग क्या करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे पैथोजन को मारने के लिए जो है सीधा हम लोग केमिकल का इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक है, अभी भी करते हैं, जैसे होता नहीं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, गाँव में केमिकल को स्प्रे कर देते हैं पेड़ों के ऊपर, पेड़ बेचारा सूख जाता है, मर जाता है। या फिर जो है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए स्प्रे कर देते हैं, होता है ना, सब्जियों के ऊपर जो है स्प्रे करते हैं कीड़े मारने के लिए। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ऐसे में क्या करते थे, पहले हम लोग केमिकल ही इंसेक्टिसाइड यूज़ कर लेते थे, केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर कह सकते हैं केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड और केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब ये क्या करता था, केमिकल इंसेक्टिसाइड मार देता था यूजफुल और हार्मफुल दोनों ही, यूजफुल हार्मफुल दोनों ही लाइफ फॉर्म को मार देता था। मतलब मान लो कुछ उसमें कीड़े मकोड़े या फिर कुछ घास फूस जो है फायदेमंद ही है। ठीक है, कुछ घास फूस या फिर कुछ कीड़े मकोड़े फायदेमंद ही हमारे लिए, या फिर हमारी सब्जी का पेड़ ही मर जा रहा है केमिकल डालने की वजह से, तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक था। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो केमिकल का इस्तेमाल करते थे ये हार्मफुल होते थे फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी जो है हार्मफुल होता था, और ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करता था। मान लीजिए ऐसे इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया हम लोगों ने,
अब जो सब्जी ग्रो कर रही थी वहाँ पर उसके ऊपर केमिकल डाला, अब वही सब्जी हम भी खाएंगे तो वो सब केमिकल उसके अंदर भी तो पड़ा हुआ है। जो उन कीड़े मकोड़ों को मार रहा था, जो उन घास फूस को मार रहा था, वही चीज़ हम भी खाएंगे तो हमको भी क्या करेगा, हम मरेंगे नहीं लेकिन फिर भी हमको ऐसा नुकसान तो पहुंचाएगा ही, ठीक है। हमारी फिजियोलॉजी को वो नुकसान पहुंचाएगा, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाएगा, हमारे लिए भी नुकसानदायक ही होता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, ये केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से बचने के लिए बाद में हम लोगों ने क्या किया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने खोजा जो कि एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम कर सकते थे, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बोला बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, ठीक है। क्या बोला गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, जिसका जो है हम लोग इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग दूसरे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर द यूज ऑफ पेस्ट कंट्रोल एंड डिजीज कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे लेडी बर्ड, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, लेडी बर्ड किसको बोलते हैं, बीटल, जो एक बीटल होता है ना, छोटा छोटा तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, छोटा छोटा कीड़े होते हैं, लेडी बर्ड होता है। लेडी बर्ड को जो है, लेडी बर्ड का इस्तेमाल किया गया टू गेट रीड ऑफ एफिड्स। अब कहोगे भाई ये भी बीटल भी क्या होता है, एक टाइप का कीड़ा ही है, ठीक है, लेकिन अब ये कीड़ा क्या करता था, एफिड्स क्या होता है, ये और छोटे छोटे पतंगे जैसे होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो बीटल्स क्या करते हैं, एफिड को खा जाते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो, अब बीटल्स का फायदा हो गया कि एफिड्स को खा जाएगा और एफिड से हमको नुकसान नहीं होगा, ठीक है, और हमको इससे भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये भी अपना नेचर में प्रेजेंट ही है, ठीक है। दूसरा क्या है, ड्रैगन फ्लाई जो तितली होती नहीं है, तितली आप लोग देखें, वो बटरफ्लाई नहीं, वो एक दूसरी होती है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई होती है। अब ड्रैगन फ्लाई क्या करती है, ये मॉस्किटोज को खा जाती है, ड्रैगन फ्लाईज मॉस्किटोज को खा जाती हैं, तो इससे हमको मॉस्किटो से सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग देखो, ये सब लिविंग बीइंग ही तो है ना, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या जरूरी नहीं है बैक्टीरिया ही काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई दूसरा इंसेक्ट, कोई दूसरा लिविंग बीइंग जो है हमारे फायदे के लिए काम करे तो वो भी क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ही हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर आ गया आपका बैक्टीरिया ही आ गया, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि यूज किया जाता है कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, जिसको यूज करते हैं हम लोग बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए। बटरफ्लाई का कैटरपिलर मतलब बटरफ्लाई का लार्वा। अब बटरफ्लाई का लार्वा क्या करता है भाई, बटरफ्लाई का लार्वा जो है हमारे सब्जियों के पेड़ पर जो नया स्टेम होता है, नई पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर ग्रो करता है, उनको खा जाता है। तो हमारा जो सब्जियों का पेड़ वगैरह होगा, अगर कैटरपिलर उसके ऊपर ग्रो करेगा तो हमारा पेड़ तो खराब हो जाएगा भाई, जो नया नया स्टेम निकल रहा होगा उसी को खा जाएगा, तो पेड़ ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है, इससे हमारा नुकसान हो सकता है। तब इसके लिए क्या करते हैं, ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं कह सकते हैं हम लोग, इसके टॉक्सिन्स को जो है हम लोग पैकेट के अंदर, शैशे मतलब होता है पैकेट, जो जैसे शैम्पू का पैकेट होता है वैसे इनका भी छोटा छोटा पैकेट आता है, उसके अंदर जो है हम लोग स्पोर के फॉर्म में जो है बैसिलस थुरिनजेनेसिस को भर के रखते हैं, ठीक है, भर के रखते हैं स्पोर के फॉर्म में शैशे में, ठीक है। अब उस शैशे को क्या करते हैं, मार्केट में बेचा जाता है, मार्केट में आप जा करके ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस का शैशे खरीद सकते हैं, ठीक है। अब उस शैशे को क्या करेंगे, हम लोग पानी में मिक्स करेंगे, ठीक है, पानी में क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद प्लांट्स के ऊपर उसको स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस को पानी में मिक्स करके, पैकेट के अंदर मिलता है, पानी में मिक्स करके उसको हम लोग प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देंगे, ठीक है। प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो जब भी, जैसे कौन कौन से प्लांट के ऊपर स्प्रे करा, ब्रेसिका, जैसे गोभी की सब्जी हो गया, फ्रूट का ट्री हो गया, कोई सा भी, ठीक है, मतलब ब्रेसिका का मतलब यहाँ पर है, ब्रेसिका का मतलब सब्जी, गोभी की सब्जी, जैसे पत्ता गोभी होगा, फूल गोभी हो गया, या फिर सरसों का पेड़ हो गया, मतलब ऐसे पत्तेदार सब्जियों के ऊपर जो है स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कोई भी फ्रूट ट्री होता है उनके ऊपर, और भी ऐसे बहुत सारे जो हमारे लिए फायदेमंद पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब उसके ऊपर कीड़ा बैठेगा और जैसे वो कीड़ा क्या करेगा, उसको खाएगा, उस स्पोर को खाएगा जो हम लोगों ने यहाँ पर भर के रखा हुआ था, जैसे उस केमिकल को इंजेस्ट करेगा वैसे ही क्या होगा, उस कीड़े के पेट के अंदर क्या होगा, वो केमिकल जाएगा, ठीक है, उस कीड़े के पेट के अंदर वो केमिकल जाएगा और उसकी गट वॉल को क्या करता है, उसकी गट वॉल को छेद कर देता है, मतलब उसकी मान लो एक गट वॉल होगी, ठीक है, उसकी गट वॉल के अंदर क्या कर देता है, परफोरेशन कर देता है, ऐसे छेद कर देगा जगह जगह पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो पैथोजन मर जाता है, ठीक है। जैसे उसके पेट के अंदर जाएगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा, जहर रिलीज करेगा, और लार्वा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, जो कैटरपिलर का लार्वा होता है वो मर जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, कंट्रोल द कैटरपिलर और बटरफ्लाई का कैटरपिलर को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कैसे करते हैं हम लोग, ये शैशे में आता है, ठीक है, ड्राइड स्पोर फॉर्म में होता है, इसको हम लोग पानी में मिक्स करके प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। जब कीड़ा खाएगा उसको, उसके पेट के अंदर जाएगा वो, और उसके पेट में जा करके
क्या करेगा, जहर रिलीज करेगा और वो कीड़ा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग जो अपने पेड़ को बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक केमिकल नहीं है, यहाँ पर सोचिए ये केमिकल नहीं है, यहाँ पर क्या है, वो बैक्टीरिया है। ठीक है, जो हमको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पर क्या किया गया कि बार बार जो है शैशे के फॉर्म में हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, बार बार ले जाकर के स्प्रे कर रहे हैं। इससे जो है कह सकते हैं कि ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो बैक्टीरिया था ना, बैसिलस thuringiensis, जो बैक्टीरिया था बैसिलस thuringiensis, उसके अंदर से जीन निकाल करके, जो वो टॉक्सिन बनाता था ना, जो जीन जहर बनाने का काम करता था, उस जीन को निकाल करके प्लांट में ही डाल दिया। ठीक है, मान लो बैसिलस thuringiensis का ये वाला जीन था जो क्या करता था, वो टॉक्सिन बनाता था। इस जीन को कट करके उस प्लांट में ही लगा दिया गया, उस प्लांट के जीन में ही डाल दिया गया। ठीक है, और उस प्लांट के जीन में डाल दिया गया, तब वो प्लांट खुद ही क्या करने लगेगा, वो प्लांट ही वो टॉक्सिन बनाने लगेगा। इसको बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे वो इंट्रोड्यूस किया गया था, कैसे वो टॉक्सिन बनाता है, उसको जो है हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, उसको हम लोग जो है और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर जो है वो टॉक्सिन वाला जीन इंट्रोड्यूस ही कर दिया गया, तो वो प्लांट ही वो टॉक्सिन बनाने लगा था। ऐसे प्लांट को जो हम लोग बीटी क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटी क्रॉप बोला जाता है। अब यहाँ पर बीटी कॉटन के अंदर डाला गया, मतलब सॉरी कॉटन के अंदर डाला गया था, इस वजह से बीटी कॉटन बोलते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्लांट के अंदर डाला गया, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, बीटी कॉर्न, बीटी मेज, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लांट के अंदर इसको डाला गया था। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो टॉक्सिन रिलीज करने वाला जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो जीन है जो टॉक्सिन रिलीज करता है, ये पैथोजन को तो मारता ही है, लेकिन साथ साथ में जो है ये नुकसानदायक था फॉर द ह्यूमन बींग्स, हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक था, जिसको बाद में जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन बीटी कॉटन को आज भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि कॉटन का तो कोई इंसान खाता है नहीं भाई, इसको एज अ फाइबर यूज किया जाता है, तो कॉटन में आज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्रॉप में इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, क्रॉप में इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्राइकोडर्मा स्पीसीज होता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा नाम का एक फंगी का स्पीसीज होता है, जो कि क्या करता है, फ्री लिविंग फंगी होता है इन द रूट इकोसिस्टम। ये प्लांट के रूट्स में, ठीक है, ऐसे प्लांट है, ये प्लांट के रूट के साथ में जो है ये फ्रीली रह रहा होता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा नामक स्पीसीज का फंगी जो है रह रहा होता है। अब ये क्या करता है, उनके रूट में रहते हुए क्या करता है, कंट्रोल द प्लांट रूट पैथोजन, प्लांट के रूट के पैथोजन्स को क्या करता है, उनको उनके ग्रोथ को चेक करता है, उनको उनके ग्रोथ को रोकता है, ताकि रूट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना हो, प्लांट के रूट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो कौन करता है, ट्राइकोडर्मा नामक स्पीसीज की फंगी जो है ये करती है। ठीक है, आगे देखें अगर हम लोग, नेक्स्ट है बैक्यूलोवायरसेस। बैक्यूलोवायरसेस क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के कह सकते हैं वायरसेस हैं, लेकिन इनका भी इस्तेमाल हम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए किया, ह्यूमन बींग्स ने अपने फ़ायदे के लिए इसका भी इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया हुआ है, देखिए, बैक्यूलोवायरसेस जो होते हैं स्पेशली फ्रॉम द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, मतलब बैक्यूलोवायरस एक कैटेगरी, मतलब बैक्यूलोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है जो कि किसकी कैटेगरी का है, क्या नाम है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस। ठीक है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस जीनस की कैटेगरी से आता है ये बैक्यूलोवायरस। ये क्या करता है, ये वायरस क्या करता है, अटैक द इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मेनली क्या करता है, ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स या फिर इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करता है, उनको ही ये मारने का काम करता है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को मारने का काम करेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो वायरसेस होते हैं, बैक्यूलोवायरसेस जो होते हैं, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो है इनको डाल दिया है, स्प्रे कर दिया है, ये सभी कीड़े मकोड़ों को मार देंगे, नहीं, सभी को नहीं मारेंगे। ये आप पर्टिकुलर जिस स्पीसीज को मरवाना चाहते होंगे, वो वायरस उसी पर्टिकुलर स्पीसीज के कीड़े को मारने का काम करेगा, सभी को नहीं मारेगा। ठीक है, इससे क्या फायदा हो जाएगा कि जैसे मान लो हमको किसी कीड़े को मारना है, किसी इंसेक्ट को मारना है हमको, तो उस टाइप ऑफ बैक्यूलोवायरस का स्प्रे करा देंगे प्लांट के ऊपर, और सिर्फ वही पर्टिकुलर कीड़ा मरेगा और बाकी कीड़े उस जगह पर नहीं मरेंगे, रहेंगे। ठीक है, तो इससे बहुत हमको समझ लीजिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है कि नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन हमको मिल जाता है, मतलब कि 100 कीड़े पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमको एक को मारना है, तो उसी टाइप का बैक्यूलोवायरस हम लोग निकालेंगे और उसका स्प्रे करा देंगे, वही पर्टिकुलर इंसेक्ट मर जाएगा। ठीक है, वही पर्टिकुलर इंसेक्ट मरेगा, बाकी 99 बचे रहेंगे। इससे क्या होता है, हमको मतलब एकदम कह सकते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी हमको मिल जाती है। ठीक है, बैक्यूलोवायरस की मदद से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया गया था, इसको कैसे इस्तेमाल किया गया, स्पेशली डिजायरेबल। ठीक है, स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व,
जब फायदेमंद कीड़ों को हमको बचाना होता है उस टाइम पर जो है हम लोग बैक्यूलोवायरस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मारेगा किसको? जिसको हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है। और जो फायदेमंद हमारे कीड़े होंगे वो नहीं मरेंगे, वो बचे रहेंगे, ठीक है। टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करी जा रही है, ठीक है। IPM एक प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर इसको जो है खोजा गया था, जिसमें क्या किया जाएगा, मतलब संपूर्ण तरीके से कौन से कीड़े को मारना उसको मार भी देंगे, कौन से कीड़े को बचाना उसको बचा भी लेंगे, ठीक है। इसी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, बैक्यूलोवायरस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज को ही मारेगा, स्पेसिफिक कीड़े को ही मारेगा, जिससे हमको फायदा मिल जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन का फायदा हमको मिल जाता है, मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज को ही मारेगा ये, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है चलो ठीक है, हमको डिजायरेबल इंसेक्ट को मारना होता है तब तो हम लोग इस्तेमाल करते ही करते हैं। उसके साथ में कह रहा है कि व्हेन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, जैसे मान लो कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, मतलब जहाँ पर जो है कुछ इंसेक्ट सिर्फ वहीं पर बचे रह गए हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर तुम केमिकल इंसेक्टिसाइड ऐसे रैंडम डाल दोगे तो सारे कीड़े मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको उन पर्टिकुलर कीड़ों को बचाना है तो वहाँ पर उस इकोलॉजिकल जोन में जो है उसी पर्टिकुलर मतलब उन पर्टिकुलर वायरसेस का इस्तेमाल करके, जैसे किसी पर्टिकुलर कीड़े को सिर्फ मारना है तो बैक्यूलोवायरस का इस्तेमाल करके उन मतलब जो हमको नहीं चाहिए बस उसी को मारेंगे, बाकी कीड़े को हम लोग बचा लेंगे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल व्हेन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, ठीक है, सेंसिटिव एरिया है, एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्यूलोवायरसेस का, ठीक है। अब आगे देखते हैं माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब बायो फर्टिलाइजर मतलब जैव खाद के रूप में, ठीक है, जैव खाद के रूप में, मतलब इसमें जो है कुछ केमिकल नहीं होता है, सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। देखो कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी की उर्वरकता को, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब जो है क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक। सबसे पहला आता है राइजोबियम, ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, प्रेजेंट इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट नोड्यूल ऑफ द लेगुमिनस प्लांट, जैसे दलहनी फसलें होती है, जैसे चना, मटर, अरहर का पेड़ हो गया, उनकी रूट के साथ में जो है, उनके जैसे प्लांट था उसकी रूट्स हैं, ठीक है, उनकी रूट के साथ में जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर रहता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब प्लांट इनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह देगा और ये मिट्टी से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा इसको, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा, ठीक है। तो राइजोबियम क्या कर रहा है, देखो, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है प्लांट जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो ये राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और रूट में सेट कर देगा उनके, ठीक है, उनके रूट में सेट कर देगा, जो कि प्लांट जो है यूज कर लेगा, ठीक है, फॉर द न्यूट्रिएंट, मतलब एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर लेगा प्लांट, ठीक है। बाद में जाकर उससे प्रोटीन वगैरह बनाएगा, अपना बॉडी का ग्रोथ कराएगा, ये सब काम करेगा प्लांट, ठीक है। ये डायरेक्ट जो है प्लांट डायरेक्ट प्लांट जो है नाइट्रोजन को ऑब्टेन नहीं कर सकता था, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था बिना राइजोबियम के, ठीक है। तो राइजोबियम क्या हो रहा है यहाँ पर, एज अ बायो फर्टिलाइजर ही तो काम कर रहा है, प्लांट को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एजोस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, मतलब ये भी जो है हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। ये क्या करता है, ये फ्री लिविंग होता है इन द सॉइल। इसके पहले जो राइजोबियम था वो क्या था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये फ्री लिविंग होता है, मिट्टी में अपने मन से इसे पड़ा हुआ है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में डाल देगा, मिट्टी में भर देगा। अब प्लांट मिट्टी में ही ग्रो करेगा तो मिट्टी से क्या करेगा, वो नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता रहेगा, ठीक है। इनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये मिट्टी के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भर देगा और प्लांट मिट्टी से नाइट्रोजन को ऑब्टेन करके अपने लिए जो है कह सकते हैं प्रोटीन वगैरह अपने प्लांट बॉडी को ग्रो करने में यूज करेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम माइकोराइजा की बात करते हैं। तो माइकोराइजा क्या है भाई, माइकोराइजा क्या होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है सम फंगी विद द प्लांट का रूट। यहाँ पर जो है देखिए, मान लीजिए प्लांट है, प्लांट का रूट है, उसके साथ में जो है कुछ फंगी रहती हैं, ठीक है, इनके रूट के साथ में कुछ फंगी ऐसे रहती हैं। तो फंगी और रूट के एसोसिएशन को ही क्या बोला जाता है, माइकोराइजा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, फंगी और प्लांट के रूट के एसोसिएशन को माइकोराइजा बोला जाता है। अब इसके अंदर जो फंगी यूज की जाती है, फिर फंगी जो ज्यादातर एसोसिएशन बनाती है, वो किसकी मेंबर होती है, जीनस ग्लोमस की। ये ग्लोमस क्या होता है, फंगी का एक जीनस है,
फंगी का एक जीनस है, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। जीनस ग्लोमस से जो है ज्यादातर मेंबर्स फंगी के होते हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है आगे देखिए, अभी जो फंगल एसोसिएशन होता है वो करता क्या है, एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल, ये सॉइल से, मिट्टी से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है एंड पासेस टू द प्लांट, और प्लांट को दे देगा, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देगा। और क्या करेगा, रेजिस्टेंस टू द रूट बॉर्न पैथोजन, और जो है रूट को जो है अलग अलग टाइप ऑफ पैथोजन से भी बचाता है, बीमारी होने से, रूट के अंदर इन्फेक्शन होने से बचाता है। और क्या करता है, बना देता है रूट को टॉलरेंस टू द सैलिनिटी एंड ड्रॉट, और मिट्टी मतलब कह सकते हैं कि प्लांट के रूट को या फिर प्लांट को खारे पानी से भी बचाता है और ड्रॉट से भी, सूखे से भी बचाने का काम करता है। मतलब कह सकते हैं प्लांट की रूट को इतना कैपेबल बना देगा कि वो उसके अंदर ना तो कोई पैथोजन का इन्फेक्शन होगा, ना तो उसके अंदर खारे पानी का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना तो सूखे का कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों से जो है वो प्लांट को बचाने का काम करता है, ठीक है। ओवरऑल क्या कर रहा है, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है ये हेल्प कर रहा होता है। कौन, माइकोराइजा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, ये ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मतलब खुद से अपना भोजन बनाते हैं, मतलब फ्री लिविंग रहते हैं, ठीक है। ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं शो करते, मतलब प्लांट के रूट के साथ में नहीं चिपके रहेंगे, फ्री रहते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट में या फिर कह सकते हैं रूट में नहीं, मिट्टी में फिक्स कर देंगे, और जिससे क्या होगा, प्लांट वहां से न्यूट्रिएंट को, नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता रहेगा, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो एग्जांपल आता है, जैसे एनाबेना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, ये सब जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्लांट को जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और ज़्यादातर इसमें से ज़्यादातर जो होते हैं पैडी फील्ड में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो धान का खेत होता है उसके अंदर जो है ये एनाबेना और नॉस्टॉक जो है एज अ फर्टिलाइजर काम करते हैं, ठीक है। एनाबेना और नॉस्टॉक क्या करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर काम करते हैं, ठीक है, एज अ फर्टिलाइजर काम करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। इन पैडी फील्ड, धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं। एड द ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को भी क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर लेक्चर जो है वन शॉट में खत्म होता है भाई। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एकदम मस्त बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।